Hey, Assalamu alaikum everyone. I hope you people are doing well. And unfortunately, before I start anything, ये मसला है आपको पता है अभी जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस फिर से ऑनलाइन हैं और ये पूरा सेमेस्टर तकरीबन ऑनलाइन रहेंगी। जब भी पाकिस्तान में वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं, उसी के बाद मेरा ख्याल है नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अल्लाह करे इससे बेहतर सिचुएशन हो जाए जल्दी से पाकिस्तान में जो अभी है। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी? यस सर। हाँ जी, ये यूट्यूब पे जो मैंने बेसिकली पहले यही सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है प्रीवियस सेमेस्टर में, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है फिज़िकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ये इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। और इसमें डिफरेंट वीडियोस हैं। फॉर एग्जांपल इसकी तरतीब होगी लेक्चर 1A से प्री रैक्स, जैसे मैंने कहा है। अच्छा, आप सब ने तो मेरा ख्याल है मुझी से बी भी पढ़ी है ना ऑनलाइन? यस सर, आपसे पढ़ी। मतलब बहुत अच्छा ही नहीं पढ़ी होगी। तो जो प्री रैक्स हैं वो आपको तो नहीं चाहिए इस तरह से, जो बीएस वाले हैं। एमएससी वालों को शायद उसका फ़ायदा हो जाए कुछ। ओके, उसके बाद जो है प्री रैक्स के बाद आपका फिर लेक्चर नंबर 2, 3, 4 इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नंबर मिसिंग हैं बेसिकली, उस वजह से मिसिंग हैं कि मेरे नंबरिंग देते हुए उसमें गलती हुई थी और कुछ क्लासेस का ड्यूरेशन की वजह से ना वो ज़्यादा क्लास बनती थी, मैंने कम नंबर लिखा हुआ था इस वजह से। तो आपने फ़िलहाल क्या करना है कि जो हमारा फ्लो होगा इस सेमेस्टर में क्लासेस का, वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको मैं ये प्ले लिस्ट शेयर करूँगा। आप हर वीक इसका लेक्चर सुनेंगे, मतलब जो बनेगा इसके कंसर्न लेक्चर। फॉर एग्जांपल आपने 2 वीडियोस सुन ली इस वीक में, और हम सेशन रखेंगे डिस्कशन का एवरी सैटरडे को। सैटरडे में आपने जो आपके उस लेक्चर को सुनने के बाद जो मसले होंगे वो आपने डिस्कस करने हैं। जो इनिशियल तकरीबन 5 वीडियोस हैं उसमें मसला है डिस्प्ले का, मसला भी आएगा आपके साथ। तो उस डिस्प्ले के मसले को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि शुरू क्लासेस हम ले लेते हैं ऑनलाइन ऐसे सेशन रख के। दूसरा ये तरीका है जो मैं इनिशियली मैं आपसे वही चाहूँगा कि आप उस पर अमल कर लें, लेकिन अगर अमल ना हो रहा हो तो हम ये क्लास इंशाल्लाह फिर रखेंगे इसकी। और वो तरीका ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ, ये फिज़िकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना, ये हैं कुछ पीडीएफ जो मैंने बनाई थी, जो मैंने अगर डिस्प्ले सही ना हो, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं आपके साथ उसकी पीडीएफ शेयर करूँगा। मिसाल के तौर पे ये अगर इसको देखें हम, ये ये बाय द वे शुरू के लेक्चर्स नहीं है, एंड के लेक्चर्स हैं। बीजेटीज एज एम्पलीफायर्स ये मिड टर्म के बाद का सिलेबस है। लेकिन इस तरह की मैंने तमाम जो है ना आपके लेक्चर्स उनकी पीडीएफ बनाई है, तो मैं आपसे वो पीडीएफ शेयर करूँगा शुरू के लेक्चर्स की। इसे क्या हुआ है? तैयबा खालिद, आपको क्या मसला है बच्चे? सर मेरा नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो मैंने पहले वाला सुना नहीं था। यहाँ तो नहीं लगी। यस सर। अपना माइक। ओके, तो इस तरह के मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा आज ही इस क्लास के बाद। वो पीडीएफ जो है आपके इनिशियल लेक्चर्स के होंगे। काम क्या होगा कि आप जाएंगे इधर, जो प्लेलिस्ट है जिसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा आज, ये वाली, इसमें आपने प्री रेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बीएस वाले अगर इसमें बोर हो रहे होंगे तो दे डोंट नीड टू दीज लेक्चर्स, वो इस वीक ज़ाहिर है कुछ ना करें फिर। ओके, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2, 3 एंड सो ऑन इस तरह स्टार्ट हो जाएंगे।
शुरू के 6 लेक्चर्स में ये मसला आएगा, जैसे मैंने कहा डिस्प्ले का। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ 3 वाली लेट्स से, तो ये इसमें ये मसला होगा कि आपको ना क्या नज़र आ रही होगी पार्ट में कंप्लीट डायोड मॉडल में भी कुछ वीडियोस का। ये जो आरडी है ये टाइम वेयरिंग नहीं है, टाइम के साथ बदल नहीं रही। अगर टाइम के साथ बदलती तो फिर ये कर्व जो है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ना होती बल्कि ये भी कर्व्ड होती। तो हमारा जो एक्चुअली ये जो ग्राफ हम देखते हैं आईवी का, बना के बाय द वे, तो ये तरीका है। आपने वीडियो लेक्चर सुनना है और डिस्कशन करनी है सैटरडे को। वीडियो लेक्चर सुनना है और डिस्कशन करनी है सैटरडे को। आपकी जो बुक है वो मैं आपको आज वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्रुप बाय द वे बुक ये है, मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ आपको अभी। ये इसका कोई भी एडिशन आप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशनल करंट वर्जन बाय फ्लॉयड, ये बुक का टाइटल है। और अगर आप सही बुक पढ़ रहे होंगे तो उसका जो मतलब फ्रंट पेज है इस तरह से नजर आएगा आपको, और उसके जो चैप्टर्स हैं, मेरे पास 9th एडिशन है, आप कोई और एडिशन भी हो सकता है आपके पास। ये इजीली गूगल पे मतलब आप सर्च करेंगे तो अवेलेबल है। ओके, प्री रेक्स के बाद जो प्री रेक्स का मैंने जिक्र किया है वो एमएससी वालों के लिए हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लेटेस्ट ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई सर्किट्स वगैरह, तो आप लोगों ने बीएस वालों ने तो 4 सेमेस्टर में मेरे साथ पढ़ा है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपेसिटर का सिंबल क्या है, रजिस्टर का सिंबल क्या है एंड सो ऑन। ये बातें हैं प्री रेक्स वाले लेक्चर में, जो कि बीएस वाले शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे ऑफ कोर्स। ओके, तो ये चैप्टर्स जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक हमारा जो प्लान होगा उससे थोड़ा बहुत डिविएशन भी आ सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्लान है वो ये है। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, वो आपको सुननी चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है सच। जो सेकंड चैप्टर है डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इसमें आपका जो डायोड आपने अपनी एफएससी की बुक्स में भी देखा हुआ है, जो आपका सिंपल हम उसे रेक्टिफिकेशन डायोड कहते हैं बेसिकली। तो वो डायोड जो है उसके बारे में है कि उसके जो है कौन कैसे बनता है, उसका जो डिप्लीशन रीजन है, यू नो एन टाइप रीजन कौन सा है, पी टाइप रीजन कौन सा है, उसका सिंबल क्या है, उसका अगर आप उसको किसी सर्किट में लगा देते हैं तो उसका सर्किट में लगाने के क्या तरीके हैं, यू नो उसकी बाइसिंग जिसे हम कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड है या रिवर्स बाइस्ड है। बाय द वे इसमें ये भी बात है कि आपका जो जैसे मैंने आपको बताया होगा यूनिलेटरल और बायलेटरल कंपोनेंट्स के बारे में, कि कुछ कंपोनेंट्स वो हैं जिनके बायलेटरल कंपोनेंट्स हैं और कुछ वो हैं जो यूनिलेटरल कंपोनेंट्स हैं। यूनिलेटरल कंपोनेंट्स वो हैं जिनमें करंट एक डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो, बायलेटरल वो हैं जैसे रेजिस्टर्स है जिसमें उसका मतलब लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होता, वो उसका फ्लो सेम रहता है दोनों साइड से। तो डायोड्स जो हैं एक साइड से करंट को ब्लॉक करते हैं, दूसरी साइड से करंट को अलाउ करते हैं मूव करना। इसी लिहाज से हम इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो जैसे रेक्टिफिकेशन हम करते हैं, एसी सिग्नल जो होता है उसको इनपुट में देते हैं और हम देखते हैं कि वो एसी सिग्नल जो है उसका एक साइकिल जो है फॉर एग्जांपल लेट्स से जो उसका फर्स्ट हाफ साइकिल है, जिसके लिए अगर उसके लिए डायोड फॉरवर्ड बाइस में है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो वो आउटपुट में नज़र आएगा, और सेकंड हाफ साइकिल जो है वो ओमिट हो जाएगा, या वो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं डायोड्स की एज रेक्टिफायर्स। फिर रेक्टिफायर्स से फर्दर उनकी एक्सटेंशन है डायोड्स एज डायोड को यूज़ करते हुए आप फिल्टर सर्किट बनाते हैं। ये तमाम उन वीडियो लेक्चर्स में मौजूद हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर भी उसके सर्किट्स हैं जो आप डायोड्स और उसके एप्लीकेशंस के चैप्टर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड्स के नाम से एक चैप्टर है जिसमें आप स्टार्ट लेते हैं जीनर डायोड से। जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है, मतलब ये आम डायोड नहीं है बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिफरेंट है और इसका काम भी डिफरेंट है।
स्पेशल पर्पस डायोड्स में से जीनर को ज़्यादा तफसील से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड इज नॉट द कॉमन डायोड, नीदर इट इज द जीनर डायोड, बट इट इज इटसेल्फ, जो नाम है इसका LED, लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो ये लाइट एमिट करता है, जब करंट फ्लो नहीं करता तो ये लाइट एमिट नहीं करता। तो LED के अलावा ये मशहूर था एक, मैंने इसलिए नाम बताया आपको, ये स्पेशल पर्पस में आता है। इसके अलावा शॉर्ट की डायोड हैं और कुछ और एक दो नाम भी आप वहाँ पे देखेंगे डायोड्स के, जो स्पेशल पर्पस डायोड्स में है। लेकिन ज़्यादा डिटेल में जो आप पढ़ते हैं वो जीनर डायोड है इस चैप्टर में। ओके, डायोड्स के पढ़ने के बाद बाय द वे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो या तो 2 टर्मिनल होते हैं या 3 टर्मिनल्स होते हैं। 2 टर्मिनल कंपोनेंट्स जो हैं डायोड्स उनमें आते हैं, और उसके बाद हैं 3 टर्मिनल कंपोनेंट्स जिनमें आपके ट्रांजिस्टर्स आते हैं। ट्रांजिस्टर्स आप लोगों ने मेरे साथ जब चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने मेरे साथ क्लास ली है उन्होंने वहाँ पे जो प्री रैक्स हैं उनमें ये भी पढ़ा होगा कि आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की 2 और किस्में हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना, यूनिलेटरल और बायलेटरल। इसी तरह से कंडक्टिविटी के लिहाज से भी इनकी कंपोनेंट्स की किस्में हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसी तरह से एक और आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही की एक डिवीजन है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं के लिए जो समझने एक रूल ऑफ थंब है वो ये है कि वो 3 टर्मिनल कंपोनेंट्स होते हैं। वन ऑफ द 3 टर्मिनल कंपोनेंट्स आर द ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इनको बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर्स भी बाज़ कहते हैं। बाय जंक्शन इसलिए कि इनमें 2 जंक्शंस होते हैं। और 2 जंक्शंस कैसे हैं? फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों ने जो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है FSC से, वो ये है कि एक ट्रांजिस्टर बेसिकली कैसे बनता है। डायोड ऐसे बनता है कि आप एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल की वन साइड N टाइप डोप कर दें, दूसरी P टाइप डोप कर दें तो ये डायोड बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों जो साइड्स हैं उनको N टाइप कर दें और दरमियान का एक छोटा सा रीजन जिसे हम सैंडविच रीजन भी कह सकते हैं उसको P टाइप से कर दें तो ये बन जाएगा N, फिर P और फिर N। तो N और P की जो पहली बाउंड्री है लेफ्ट साइड से, फिर उसके बाद P और N की दूसरी जो राइट साइड पे बाउंड्री है, देयर आर 2 बाउंड्रीज, सो दे आर बाय जंक्शन, 2 जंक्शंस हैं। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनमें से एक ट्रांजिस्टर्स की टाइप है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। चैप्टर 4 जो है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो हैं, और हमारा मिड टर्म आमतौर पे इन 4 चैप्टर्स में मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद नंबर 5th चैप्टर है ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स, मतलब ट्रांजिस्टर को यूज़ करके जैसे डायोड्स की बाइसिंग होती है उसका ट्रांजिस्टर की भी बाइसिंग होती है। जैसे हमने अभी बात की कि बाइसिंग का मतलब आपको यहाँ से डायोड से अंदाज़ा है कि फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस है। इसी तरह जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर में हमने अभी देखा कि 2 जंक्शंस होते हैं, तो उसका कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस है, या दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं या दोनों रिवर्स बाइस हैं, तो क्या होगा, या आपने कैसे ट्रांजिस्टर का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो अचीव करना है, दैट इज डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5 ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स में। डिफरेंट बायसिंग मेथड्स हैं ट्रांजिस्टर्स के, ये चैप्टर 5 है, ये मिड टर्म के बाद बढ़ते हैं आप। उसके बाद नंबर 6 है BJT एम्पलीफायर्स का चैप्टर, मतलब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यूज्ड एज एम्पलीफायर्स। और जो बेसिकली एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस है, एम्पलीफिकेशन का मतलब यही है कि आपने कुछ चीज़ें मतलब उसमें ऐड कर दी हैं, जैसे तो मैंने पहले ही बताया आपको कि बाय द वे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। और सही? यस सर। मैं कह रहा हूँ आवाज़ क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर, आवाज क्लियर है। थैंक यू। आप लोग मतलब बहुत ही खामोश हैं, तो मुझे लगा शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई है ही नहीं उधर। तो वैसे अच्छी बात है कि आप खामोश हैं, तो शायद आपको समझ बेहतर आ रही हो, आई होप समझ आ रही हो।
बाय द वे ये इसमें कोई समझ आना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई बात समझ नहीं आ रही। आप इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में भी सुन सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगा। ओके, ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स की हम बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने बात की एम्पलीफायर्स की। तो एम्पलीफिकेशन के लिए जैसे मैंने बताया, ज़रूरी है कि आपके जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव हों। और मैंने जैसे बताया कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं, किसी कंपोनेंट के एक्टिव होने के लिए कंडीशन आमतौर पे जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि वो, और आपका जो ट्रांजिस्टर है ये 3 टर्मिनल है और इसके 2 जंक्शंस हैं। तो आप चैप्टर नंबर 6 में 5 और 6 मिड टर्म के बाद पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स और बीजेटी एज एम्पलीफायर्स। और इसके बाद आप ये चैप्टर नंबर 7 छोड़ देते हैं, पावर एम्पलीफायर्स वाला, मतलब मैं छोड़ देता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अगर टाइम हुआ तो शायद हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है थर्ड, आई मस्ट से, नंबर 8, field effect transistors. this these are, I mean, another type of transistors. मतलब एक आपने पढ़े BJTs, इनको BJT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, BJT। BJTs के बाद आप पढ़ते हैं FETs, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये भी ट्रांजिस्टर्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डिफरेंट है और उसी मैन्युफैक्चरिंग पे बेस करते हुए इनका नाम है। और इसको फील्ड इफेक्ट क्यों कहते हैं, इसकी प्रॉपर इसकी जो वर्किंग है उसके साथ ताल्लुक है इस बात का। जैसे आप डायोड को डायोड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ 2 एंड्स। इसको बाय जंक्शन क्यों कहते हैं, बायपोलर जंक्शन इसलिए कि इट हैज़ 2 जंक्शंस। इसी तरह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इसका जो नाम है वो बेसिकली इसकी जो वर्किंग है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना, लेट्स से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बाहर से अप्लाई करते हैं उसके लिहाज से इसकी जो करंट फ्लो करने की जो मतलब करंट का अमाउंट है वो कंट्रोल होता है, एंड दैट इज यू नो दैट मेक्स इट्स नेम। जो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, आई मीन द ट्रांजिस्टर विच in which you can control the operation of the transistor by changing the external applied voltage or the field. आपको पता है potential difference is related to electric field, तो ये वहाँ से है। ओके, फिर हम बात करेंगे इसके बाद आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर्स एंड स्विचिंग सर्किट्स। तो दैट इज यूजुअली द एंड ऑफ आवर कोर्स, यूजुअली द एंड ऑफ आवर कोर्स, हिस्टोरिकली तो ऐसे होता है। तो इसमें से चैप्टर नंबर 7 छोड़ के 1 से लेके 9 तक हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर जो हमने पढ़ना होता है, बेसिकली ये इट इज़ मोर related to electronics, I mean about the electrical components। ये जो सब कुछ है ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में है। इसमें जो फिजिक्स है इसकी वो कम डिस्कस होती है लेकिन रिलेटिवली कम होती है। मतलब जो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। बेसिकली हम सर्किट अप्लाई करते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं ना, तो ये इट इज़ मोर लाइक inclined towards the electronics. By the way, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपके मतलब डिग्री में, क्योंकि आप जब कभी भी कोई इंटरव्यू या कोई टेस्ट देने जाएंगे तो आपसे टेस्ट में स्पेशली एटलीस्ट अगर टोटल फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हैं तो 4 इस फील्ड से भी होंगे लाजमी, 4 या 5, और मे बी जैसे इसका मतलब हुआ कि 10%, तो इट्स बिग वेटेज किसी भी टेस्ट वगैरह में। तो इसको आप बड़ा केयरफुली इस सब्जेक्ट की इन डेप्थ मतलब समझ लें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो इसकी डिटेल्स हैं कंपोनेंट्स की और इसकी वर्किंग की वो समझ लेंगे तो ये आई एम श्योर आपको जब आप बाद में कभी जॉब टेस्ट या जाएंगे किसी जगह तो इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगा। और अगर हेल्पफुल हुआ तो ऑफ कोर्स आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने ये पहले ही बताया था आपको। ओके, तो इसके साथ ये चैप्टर नंबर 7 के अलावा मतलब आमतौर पे हम पढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो एक बुक है हमारी जिसमें हम सिर्फ उसकी मतलब सर्किट्स के अलावा एक चैप्टर यहाँ से हम पढ़ना चाहेंगे, आई विश कि हम इसको इंशाल्लाह, लेकिन मैं इसे मिड टर्म के बाद शायद डिस्कस करूँ शायद।
और अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो पहले मैं अगर इसके लेक्चर्स प्रिपेयर कर लूँ तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसको मिड से पहले पैरेलल जो है वो चला लूँ मैं, क्योंकि मिड से पहले रिलेटिवली इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, सर्किट्स वगैरह, तो अगर उससे पहले कर लें तो शायद आपको टाइम मिल जाएगा इसको पढ़ने के लिए। ये बुक है दूसरी, इसी सब्जेक्ट की दूसरी बुक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, और दिस इज रिटन बाय डोनाल्ड ए नेमन, और मेरे पास इसका 3rd एडिशन है। आपके पास जो एडिशन अवेलेबल हो आप वो ज़ाहिर है मतलब ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं इसके बात करूं कंटेंट्स की, तो हमें ये पहला चैप्टर अच्छा चैप्टर है आपके लिए, और ये चैप्टर बाय द वे आप एट द सेम टाइम डिस्कस भी कर रहे होते हैं। कहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं ये आप पढ़ते हैं अपने SSP के कोर्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है उसमें आप पढ़ेंगे। इसमें पार्टिकल इन अ बॉक्स वगैरह की कुछ डिटेल्स हैं चैप्टर नंबर 2 में, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में। ये तो आप क्वांटम 1 में कुछ पढ़ चुके हैं। बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट है इसमें, अगर हमें इस बुक से जो चैप्टर्स पढ़ने हैं विच आई विश टू इंक्लूड, वो चैप्टर नंबर 1 है, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 और 5 हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में जो लिखी हैं बातें। तो हम इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली इन 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ये तो मतलब भी बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बातें हुई हैं इसमें। स्टार्ट होता है सॉलिड से, और सॉलिड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिवर्मॉर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम्स की बातें होंगी। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, और उनकी फिर ब्रेविस लैटिसेस के बारे में, ये सब बातें आप बेसिकली SSP में भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है जो आप अदरवाइज नहीं सीख सकते, लेकिन ये 2 चैप्टर्स जो हैं आप किसी और जगह पे नहीं पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप में से कोई फ्यूचर में जो फिज़िक्स की जो मतलब मटेरियल साइंस में ब्रांच है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाली, तो हम यहाँ पे बात करेंगे फर्मी एनर्जी लेवल की, और जितने भी जैसे मैंने कहा टेस्ट वगैरह होते हैं अगर, तो वहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से मतलब अगर टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट में से, तो 2 या 3 क्वेश्चन मतलब 50% रेशो जो है वो इन 2 चैप्टर्स के बारे में ही होगी, जिसमें फर्मी एनर्जी लेवल का बेसिकली जिक्र होता है। तो मसलन सवाल ये होता है कि आपका ये जो आपका है ना जंक्शन है, उसको क्रॉस करने की बातें हो रही होती हैं, जहाँ पे उसका बहुत हल्का सा टच जो है वो फ्लॉयड ने दिया है पहले चैप्टर में, लेकिन वो इन डेप्थ नहीं है। ये जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में है इसमें थोड़ा सा टच है एक इंट्रोडक्शन में, लेकिन उसकी इन डेप्थ नहीं है। तो इन डेप्थ जो है वो इस बुक में डोनाल्ड नेमन के इन चैप्टर्स में डिस्कस हुई है 4 और 5th में। तो विल ट्राई टू डिस्कस दीज 2 चैप्टर्स एज वेल, दैट विल बी इट। जो हमारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उनमें ये 2 चैप्टर्स शामिल नहीं है, तो ये मुझे अलग से मतलब आपको बताना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका टाइम अभी मैंने मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं कब इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलग से हैं थोड़े, इनका सर्किट से उस तरह ताल्लुक नहीं है, तो इनको हम थोड़ा टाइम आगे पीछे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ऐसा लाजमी नहीं है कि फ़्लो में चलना है। ये जो मैंने चैप्टर्स पहले बताए हैं आपको, उनका एक फ़्लो है सारा, मतलब पहले चैप्टर के बाद ही दूसरा अच्छा समझ आएगा, फिर तीसरा उसके बाद ही समझ आएगा, चौथा उसके बाद ही समझ आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक तरतीब है। तो जो वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं वो इन चैप्टर्स के बने हुए हैं। आई डोंट नो 10वें का बने हैं कि नहीं वीडियो लेक्चर्स, आई डोंट नो वो रिकॉर्ड किए थे मैंने या नहीं, लेकिन 9 तक डेफिनेटली, 10वां तो खैर है ही नहीं, सॉरी 9 तक है, तो इनके वीडियो लेक्चर्स बने होंगे हमारे पास। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मेरी आवाज़ अब ठीक हो गई है? हम्मद रजा अभी ठीक है? एक्चुअली यस सर, अभी ठीक। ये सर अब ठीक है। और वो हैंड फ्रीज लगाए तो उसमें ठीक आती है, लेकिन बगैर के काम आती है। वो माइक हिल जाता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा जब डिस्कनेक्ट तो फिर मसला आता है, सॉरी फॉर दैट। आप वीडियो हैं, और ये सीधा सीधा सिलेबस है जो टिपिकल चलता है। तो
वो चैप्टर्स मैंने ऐड करने हैं, मैं तो मतलब वेल बिफोर एग्ज़ाम ही पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो पढ़ाना नहीं है, ये तो पहले से आपने खुद ही पढ़ना है, कुछ सवाल होगा तो मैंने उसका जवाब देना है सिर्फ। तो 2 चैप्टर्स इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा मिड से पहले एक और एक बाद में, या दोनों मिड से पहले ही करवा दूँ। The floor is open for the questions. If you have any questions, please do ask. सर प्लीज क्लास मॉर्निंग टाइम रखा करो। Yes, sir. Please. सर मॉर्निंग में हम इवनिंग वाले फिर अवेलेबल नहीं होते। CE के चैप्टर नंबर 13 का CE से क्या ताल्लुक है? सर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ कि अगर सर चैप्टर 13 इंक्लूड कर लिया जाए, बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स वाला। तो आपने CE में इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, आप एक बार इसके कंटेंट्स देखिएगा फिर बताना मुझे। ठीक है सर। देखिएगा ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसका ताल्लुक उससे है, इस चैप्टर का। सही सर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे किसी अब एक एक करके ना आप अपनी बात कर लें। पहले किसने बात करनी थी? कुछ कहा था मुझे। सर मैंने कहा था सर शाम के टाइम से जॉब का इश्यू होता है सर, इसलिए मॉर्निंग रखी थी, तो शाम को क्लास मुश्किल नहीं ले सकते। एक मिनट अब बोलें, मैं सुन रहा हूँ, पहले आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। सर मैंने कहा सर शाम के टाइम सर जॉब इश्यू होता है सर, शाम के टाइम क्लास नहीं ले सकते, मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग में रख लें। ओके, इसका जवाब पहले तो ये कि सैटरडे को भी आपकी जॉब होती है? यस सर। ओके, बिल्कुल सही है। अब इसके साथ अब ये करते हैं, हम आपकी बात को हम बिल्कुल वेटेज देते हैं, और मैंने कहा कि मैंने वीडियो लेक्चर्स शेयर करने हैं। जब क्लासेस होंगी, जो डिस्कशन सेशन होगा, मैं मॉर्निंग का अलग कर लूँगा, ठीक है? यस सर ये Yes, ठीक है, sir. ये ठीक। तो सर ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल करूँगा, तो आप बेफिक्र रहें। मुझे टाइम टेबल में सैटरडे का टाइम रखा है सुबह में, वो आपको सूट करता है ना? यस सर यस सर। बस ठीक है। नो सर। नहीं सर सैटरडे को हमें ऑफ नहीं होता मॉर्निंग में। नो सर। नहीं, जिनको ऑफ नहीं होता वो तो इवनिंग वाले होंगे ना, इवनिंग वाले हैं ना वो। जी सर इवनिंग वाले हैं। साथ में अलग सेशन रखूंगा, सैटरडे को रखूंगा लेकिन अलग रखूंगा। ठीक है सर। जी सर ठीक है। मॉर्निंग के साथ अलग, यही आपने कहा है ना? यस सर थैंक यू सर। पहले आपको ये बात बता दूं एक, फिर आपके बाकी सवाल लेता हूँ। मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में स्टूडेंट से कहा था कि मुझसे आप ये वीडियो लेक्चर सवाल पूछना। ट्रस्ट मी, पूरे सेमेस्टर में किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, उसमें फिर एंड पे जाके मसला हो रहा होता है स्टूडेंट्स को। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि हम एक मतलब आपके पास वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, मैं आपको PDF आज ही भेजूंगा इंशाल्लाह, आज ही, और इसका लिंक भी आज भेजूंगा प्लेलिस्ट का, ताकि आप वो क्लासेस लेना शुरू करें। फर्ज करें आपने क्लास ली और उसमें डिस्प्ले का मसला है किसी वीडियो लेक्चर में, शुरू में आएगा, बाद में नहीं आएगा। वैसे 2 मैं PDF सबके शेयर करूंगा। अगर आपको मसला आ गया तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैंने ये वीडियो लेक्चर देखा, लेकिन PDF होने के बावजूद मुझे लग रहा है कि इसमें मसला है। प्लीज़ कम अप विद प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह उसी PDF के साथ जो सेशन रखना था डिस्कशन का, उसमें वो क्लास ही रखूंगा पूरी। अंडरस्टूड? श्योर सर। Yes, sir. यस सर। और वसीला, आपका सवाल कि मैं इंशाल्लाह एक स्केड्यूल जो हम बना लेंगे उसी पे चलेंगे कंफर्म, मतलब जो टाइम टेबल में लिखा हुआ है। जैसे मॉर्निंग वालों का जो टाइम लिखा है, आई विल मेक श्योर कि देखें ना, वो 3 घंटे का टाइम है ना, तो मैं अगर तो मैं कोशिश करूंगा उसी टाइम में से हो, और हम एक दिन पहले आपका CR या GR या CR से कंफर्म कर लिया करें कल क्लास का स्केड्यूल चेंज तो नहीं है। चेंज से मुराद ये है कि या तो नहीं होगा या उसी टाइम पे होगा। जिस वीक नहीं होगी डिस्कशन सेशन, वो आपकी मर्जी से मैं किसी और टाइम पे शिफ्ट कर लूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी जो टाइम लिखा है उसके मुताबिक ही क्लासेस हों, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि क्लास पता नहीं सारा दिन बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, और कोई सवाल? सर कितनी वीडियोस पर वीक हमने लेनी है? हाँ जी, गुड क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, पहले वीक में, अब एक वीक गुजर चुका है ना, प्री रिक्विजिट्स वाली वीडियोस और लेक्चर 2, 3
आपको इस वीक में मुकम्मल करना था, ये जो गुजर गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट सैटरडे तक लेक्चर नंबर 4 तक आपने अगर उसको मैं मजीद करूँ ना, क्या कहते हैं इसको, ब्रेक करूँ, तो डायोड्स की रेक्टिफिकेशंस के जो है ना लेक्चर्स, रेक्टिफिकेशंस तक वो आपने सारे करने हैं। यूं कर लेते हैं, नेक्स्ट सैटरडे तक जो आपका ब्रेकडाउन है, मतलब वो प्री रिक्विजिट्स हैं, एमएससी वालों के लिए ज़्यादा काम के हैं, बीएस वाले भी सुन लें तो फ़ायदा ही होगा। वैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सिर्फ रेक्टिफिकेशंस, ओके, ये आपका नेक्स्ट सैटरडे तक का काम होना चाहिए। ओके सर। ये वीडियोस आपने सुननी है अगले वीक तक। फिर उसके बाद इसी तरह से हम रेक्टिफिकेशन के बाद फिल्टर्स पे जाएंगे, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स पे जाएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे तो उनको टैकल करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हमारे 4 वीक हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। कमिंग वीक में आप रेक्टिफिकेशन तक रहेंगे, चौथे वीक में आप ये चैप्टर मुकम्मल करेंगे फिल्टर्स वगैरह के साथ। 2 आर्टिकल बचेंगे रेक्टिफिकेशन के बाद ना, उसमें हैं फिल्टर्स और मल्टीप्लायर्स। तो 1 महीने में हम ये 2 चैप्टर समझने पड़ेंगे। फिर जो 5वां वीक आएगा उसमें हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपके 3 वीक्स ले लेगा, 1 वीक आप इसका कुछ पार्ट पढ़ पाएंगे, इस तरह मेरा ख्याल है। तो अगर हम स्पीड देख लेंगे हम कैसे कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कि 4 चैप्टर मुकम्मल हो जाए ना, ठीक है। ओके सर। मैंने बता दिया जी सर ओके ठीक सर। Recorded है ये, मैं यस सर। कर दूंगा। जो क्लास नहीं ले सका वो एंड पे इसको सुन लेगा कि इस वीक नेक्स्ट सैटरडे तक का टास्क क्या है, ओके। ओके मैं आपको Yes, सजेस्ट ओके sir. सर कि जब आप लेक्चर सुने ना तो आप कोशिश करें कि आप लिख लें कि इस टाइम पे, मतलब अगर जो आपके सवाल हो इस टाइम पे ये सवाल, इस तरह का सवाल है, वो सवाल आप लिख लिया करें प्लीज़। एक और सजेशन है आपको, अगर आपने अच्छा मतलब सीखना है इस सब्जेक्ट को, तो ये हर चैप्टर की रीडिंग आप 2-2 बार कम से कम करें। सिर्फ लेक्चर सुनने से कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा का मतलब ये है कि आपको ग्रिप नहीं आएगी जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आई सजेस्ट यू बुक ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ओके। ओके सर। पढ़े बगैर कोई तरीका नहीं है सीखने का। इसमें जब आप जी सर पढ़ेंगे तो इसमें बाय द वे आपके होम टास्क भी आएंगे, असाइनमेंट्स, वो उसी जितने जितने चैप्टर्स होते जाएंगे वो असाइनमेंट्स आपने करनी है। असाइनमेंट की डेडलाइन सैटरडे तक होती है। वैसे आपने लेक्चर मंडे को सुना, ट्यूसडे को सुना, सैटरडे को सुना, जो सैटरडे में हमारा डिस्कशन सेशन है वहां तक के जो टॉपिक्स थे उनकी डेडलाइन वो सैटरडे होता है। अंडरस्टूड? जी सर तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तो बातें हो गई हैं मुकम्मल। आपने कोई बात करनी है तो कर लें। सर मेरे बाकी सब्जेक्ट किसी की भी क्लासेस नहीं हो रही, तो क्या इशू है? मैं बताता हूँ।